नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गाजीपुर से आ रही है। बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां पूर्वांचल से लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत की गई है। यूपी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और आज वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और गाजीपुर में जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां गाजीपुर में जेपी नड्डा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी की शुरुआत उन्होंने पूर्वांचल से की है, जहां गाजीपुर में जेपी नड्डा का दौरा है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में गाजीपुर सीट बीजेपी हार गई थी, जिसको देखते हुए उनका मेन फोकस गाजीपुर सीट पर है। तो गाजीपुर सीट से आज जेपी नड्डा अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजीपुर से पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे, आज जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा है, तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी, हम आपको बता दें कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर में दौरा है, जबकि उनका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में इनका ये पहला दौरा है। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में रहेंगे। और सबसे पहले जेपी नड्डा 11:40 पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद पौहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन करेंगे। फिर उसके बाद इस आश्रम में बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके पश्चात जेपी नड्डा होटल में पूर्व सैनिक सम्मान में भाग लेंगे और उन सैनिकों से वार्ता करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ITI ग्राउंड में बने जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। जी पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं 2024 का आगाज हो चुका है, क्योंकि जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं और कल भूपेंद्र चौधरी ने भी उनका स्वागत किया था, केशव प्रसाद मौर्य भी वाराणसी पहुंचे थे। तो कहीं ना इसके क्या राजनीतिक मायने निकल कर आ रहे हैं? जी, हम आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव की आगाज जो है जेपी नड्डा गाजीपुर को चुना है, यहाँ से पंखनाद करेंगे। और हम आपको ये भी बताते चले कि 2019 में बीजेपी यहाँ से लोकसभा सीट हार गई थी। अंसारू बंधुओं ने करारी शिकस्त दी थी बीजेपी को, मनोज सिन्हा को। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की विधानसभा सीट से पूरा साथ हो गया था। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने जनपद गाजीपुर को 2024 के चुनाव के लिए चुना है। जी चले पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो गाजीपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां गाजीपुर में आज जेपी नड्डा का दौरा है और वो वहां बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और इसी बीच शुरू करते हैं लखनऊ से आ रही इस बड़ी खबर का। आजम खां से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आजम खां की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज और सरकार से जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय भी दिया है। आपको बता दें कि केस ट्रांसफर करने को लेकर आजम खां ने याचिका दाखिल की थी और रामपुर कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है, जिसके ट्रांसफर को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। उन्होंने रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज और सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही साथ उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय भी यूपी सरकार को दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। और खबर कानपुर से है, जहां नकली नोट छापने को लेकर मामले का खुलासा हुआ है और चौथे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से,
जहां नकली नोट छापने का मामला सामने आया है और नकली नोट के मामले में चौथे आरोपी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के संभावित स्थानों पर दबिश जारी है। तो वही 2,500 के बदले 10,000 के नकली नोट एक्सचेंज ये लोग करते थे और 100 के नोटों में 41,000 पुलिस ने बरामद भी किए हैं। कानपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नकली नोट छापने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और खबर संभल से है, जहां हिंदू परिषद के सदस्य का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता डॉक्टर परवीन तोगड़िया ने अपने चिरपरिचित अंदाज में किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर दलों पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि बहुसंख्यों की अपेक्षा करना राजनीति नहीं हो सकती। जिन्होंने पहले ऐसा किया वो होशियारी पे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि पाशमानदा सम्मेलन में उन्हें कोई मतलब नहीं, जिन्होंने देश पर 1500 वर्ष तक राज किया, उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं है। तो वही पीएम मोदी के मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी और बीजेपी को तय करना है कि वो क्या करते हैं। वो तो सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर या भाजपा को क्या करना वो उनको तय करना है। मैं कहूंगा कि मैं तो हिंदुओं के घर में जाने वाला हूं, हिंदुओं को मिलने वाला हूं, हिंदुओं की सुरक्षा, अन्न, स्वास्थ्य उनकी चिंता करने वाला हूं। मुझे पसमानदा मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है वह हिंदू जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने टेक कर इस्लाम नहीं स्वीकारा, हिंदू बने रहे। वह करोड़ों हिंदुओं की सेवा, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। दूसरा कहता हूं, देश में बहुसंख्यक की उपेक्षा करके राजनीति नहीं हो सकती है। बहुसंख्यक की उपेक्षा करके राजनीति नहीं हो सकती है। जिन्होंने पहले करने के किया वह हाशिए पर है। फिर से देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को किनारे पर रखकर राजनीति करने का प्रयास न हो, वरना जो भी ऐसी राजनीति करेंगे उनको हिंदू समाज की प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी। पीएम मोदी का कहना है कि सभी समाज के वर्गों से मिलना चाहिए, वोट दे या ना दे। पीएम मोदी को क्या करना, उनके पक्ष को करना है। मैं तो हिंदुओं को मिलूंगा, हिंदुओं के घरों में जाकर कुशल पूछूंगा, मदद करूंगा। मुझे पसमानदा मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने 500 वर्ष तक भारत में राज किया। और खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। कई बीघे जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पीडीए ने फफाऊ में बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि 70 बीघे में प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई है, तो वहीं 40 बीघे प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर चला है। 1 दर्जन से जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर चंदौली से है, जहां कुछ युवकों द्वारा शिक्षक की चप्पल से पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो खबर आपको चंदौली से, जहां शराब के नशे में धुत युवकों द्वारा छात्राओं पर कमेंटबाजी का विरोध करते हुए शिक्षक पर हमला कर दिया गया और जूते चप्पल से उसकी पिटाई की गई। घटना से आक्रोशित सैकड़ों छात्रों ने महाविद्यालय के सामने मुगलसराय मार्ग पर जाम किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर नारेबाजी करते हुए छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को समाप्त कराया है।
तो चंदौली से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां युवकों ने शिक्षक की चप्पल से पिटाई की है। नशे के धुत में युवकों द्वारा छात्राओं पर कमेंटबाजी की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर उन्होंने शिक्षक पर हमला कर दिया। और खबर बस्ती से है, जहां सपा विधायक के सहित 6 लोगों को जेल भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधायक के भाई सहित 6 लोगों को जेल भेजा गया है। बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख के अपहरण कांड में उन्हें जमानत मिली थी और डीजे द्वितीय मोनू शर्मा ने 6 आरोपियों को जेल भेजा है और बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री उपेंद्र दुबे ने इसकी जानकारी दी है। विधायक महेंद्र नाथ यादव के खिलाफ भी ये जारी हुआ है और प्रमुख विधायक महेंद्र के घर से बरामद किया गया था। संख्या 83/2022 जो दिनांक 17/3/22 को थाना कलवारी पर कायम हुआ था और विवेचना के पश्चात इसमें 7 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 23/7/2022 को प्रेषित किया गया था। पूर्व में न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों के विरुद्ध समन जारी हुआ था। उनके उपस्थित न आने पर पुनः माननीय न्यायालय द्वारा NVW और 82 CRPC का प्रोसेस जारी किया गया। आज अभियुक्त जितेंद्र यादव, अमरेंद्र यादव, जयप्रकाश चौधरी, योगेंद्र यादव, विवेक शुक्ला और छोटू मिश्रा न्यायालय में इस क्रम में उपस्थित आए, जिनको माननीय न्यायालय को थाना कलवारी पर कायम हुआ था और विवेचना के पश्चात इसमें 7 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 23/7/2022 को प्रेषित किया गया था। पूर्व में न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों के विरुद्ध समन जारी हुआ था। उनके उपस्थित न आने पर पुनः माननीय न्यायालय द्वारा NVW और 82 CRPC का प्रोसेस जारी किया गया। आज अभियुक्त जितेंद्र यादव, अमरेंद्र यादव, जयप्रकाश चौधरी, योगेंद्र यादव, विवेक शुक्ला और छोटू मिश्रा न्यायालय में इस क्रम में उपस्थित आए, जिनको माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में अग्रिम तिथि तक जेल भेज दिया गया। मुकदमा अपराध संख्या 83/2022 जो दिनांक 17/3/22 और खबर गाजियाबाद से है, जहां दुकान के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस वक्त की बड़ी खबर, पड़ोसी दुकानदार में दुकान के सामने कूड़ा डालने से लेकर ये विवाद हुआ। इसमें जमकर मारपीट हुई तो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर 3 में एक पक्ष मोहम्मद अली के शीशे की दुकान है, जबकि दूसरे पक्ष अख्तार की प्लाईवुड की दुकान है। कल दोनों पक्षों में दुकान के आगे कूड़ा डालने को लेकर जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने एक पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कर ली है और अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। गाजियाबाद से वीडियो सामने आया, जहां दुकान के सामने कूड़ा डालने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा चौकी के सेक्टर 3 का होना बताया जा रहा है। इसमें कल ही अर्थात 18 जनवरी को ही रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। और खबर कुशीनगर से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर नौकरी छीनने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिष्ठियों को बेचने का काम करती है और भविष्य में सरकारी नौकरी के लाले पड़ने का भी अंदेशा जताया है। आपको बता दें कि सरकार पर सभी जातियों के नौकरी छीनने का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया है। कुशीनगर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से ही बीजेपी पर हमलावर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कुशीनगर पहुंचकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आज बैठक हो रही है, क्या बैठक हो रही है? देखिए, आज गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी तैयारी की बैठक की जा रही है और आज जिस तरीके से भाजपा सरकार के कुशासन और अराजकता से
नौजवान परेशान है। आज नौजवानों को सरकारी नौकरी न देकर भाजपा सरकार बेरोजगारों की फौज बना रही है। भर्ती के नाम पर केवल ड्रामा नौटंकी के सिवाय कुछ नहीं। भूले बिसरे यदि कभी कोई भर्ती आई भी तो भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। आज तक कोई परीक्षा इनकी साबित ही नहीं हुई। या तो पर्चा लीक आउट हो गया या पर्चा की अनियमितता की जांच हो गई। यहाँ तक कि 2020-2021 के भर्तियां जो निकली थी आज भी जांच के घेरे में चल रही है। और ये सरकार की नीति है कि जब चुनाव आता है तो भर्ती करने का ऐलान करती है और जब चुनाव बीत जाता है तो भर्ती के नाम पर लीपापोती और जांच के नाम पर टाल मटोल की रणनीति अपनाती है। और इत्तेफाक से ये चुनाव भी स्नातक क्षेत्र का है, यानी पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उनको वोट देना है। तो स्वाभाविक रूप से आज वो सारे के सारे स्नातक क्षेत्र के मतदाता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि भाजपा ने केवल उनको ठगा है, उनकी न केवल नौकरियां छीनी बल्कि इन सरकारी विभागों को भी अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों बेचना शुरू कर दिया। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि LIC जैसी संस्था बेच दिया, कई बैंकों को बेच दिया। इस तरीके से एक एक करके सारे सरकारी प्रतिष्ठान ये बेच रहे हैं। हम लोग छात्र राजनीति में या कभी कभी कर्मचारी यूनियन के लोग ये मांग करते थे कि निजी क्षेत्रों का राशि। और खबर संभल से है, जहां संभल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संभल पुलिस ने लुटेरे गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संभल पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर और लुटेरे गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना भेड़िया सहित 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 12 लाख रुपए कीमत के आभूषण और 20,000 से ज़्यादा नकदी बरामद की है। वहीं पुलिस टीम को DIG की ओर से 25,000 के पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। थाना बहजोई की पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इनका मुखिया जो जितेंद्र उर्फ भेड़िया, ये थाना बनियाठेर का रहने वाला है। इसके 3 साथी विजय, उमेश और रोहित हैं। इनके पास से कुल 20,000 रुपये नकद तथा सोने चांदी के जेवरात व कुछ नकदी ऐसी बरामद हुई है जिसकी कुल बाजारी कीमत लगभग 12 लाख रुपए के करीब है। इसको इन लोगों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि इनके द्वारा ये सामान गोवा से चुराया गया है। इस प्रकार से ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके विरुद्ध थाना वास्को जनपद साउथ गोवा में FIR पंजीकृत है। इसके अलावा इनके द्वारा जनपद संभल में भी 3 चोरियों को करना स्वीकार किया गया है। उसके बारे में भी विस्तृत पूछताछ इनसे की जा रही है। साथ में इस टीम को जिन्होंने इसको पकड़ा है उनको माननीय DIG महोदय के द्वारा 25,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। और इसमें जो आगे विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें एक के 2 के रुपए पाए हैं, इसका क्या मतलब है? ये इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। शायद ये लोग जो अभी तक जानकारी हुई है वो ये है कि। और खबर इटावा से है, जहां जनपद में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इटावा की सदर विधानसभा सीट से BJP विधायक सरिता भदौरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को आप तक पहुंचाना है, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश देश की ओर आगे ले जाए, इसके लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। किया गया, जिसमें 1187 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं और 84 लोगों ने इस MOU सिग्नेचर किए हैं आज।
जनपद में। तो मुझे लगता है कि जो सरकार की इच्छा है, योजना है पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, उसमें इटावा भी बहुत अच्छे से सहभागिता कर रहा है और आगे चल रहा है। उद्यमियों को और किस तरह देखिए, यहाँ पे अभी सब जानकारियाँ दी भी गई हैं और सिंगल विंडो लगभग 20 विभाग के लोगों का जो उनका जो सिग्नेचर होता है, उनके जो रजिस्ट्रेशन पर, उसमें सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है। एक तो सबसे पहला यही लाभ है और कैटेगरी वाइज उनको सब्सिडी भी दी गई है। 10 करोड़ से लेकर 10 लाख तक के जो उनके MOU सिग्नेचर होंगे उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ आज उद्यमियों को सारा कुछ बताया गया, उनको बुलाया गया। लगभग 84 लोगों ने MOU सिग्नेचर किए, 1187 करोड़ रुपया। क्या कोई इसमें लक्ष्य भी है? 1187 करोड़ लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जो MOU सिग्नेचर हुए उनमें 1187 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। एमएलए की अगर बात करें प्रदेश में विपक्ष बराबर नहीं दिखाई दे रहा, इतना पर्यटन क्षेत्र में काम हो रहा है। अभी हमारे यहाँ इटावा में काम हुआ, हम लोगों ने कितना काम किया है, अंतर दिखाई नहीं दे रहा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नौजवानों को कौशल विकास के माध्यम से, महिलाओं को समूह के माध्यम से और उद्यमियों को देखिए इन्वेस्टर्स के माध्यम से कितना लाभ दिया जा रहा है। सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पहुंचे और लगातार योगी जी को लोग इस बात के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। आप देखिए फिल्म सिटी बन रही है, कौन से क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। फिल्म सिटी बन रही है, नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन के तैयार होगी। हवाई अड्डे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इसे आप काम नहीं मानते? विपक्ष का कह रहा है। विपक्ष तो कहते ही रहता है, जो करता नहीं है वो कहते ही है, केवल उन्होंने कुछ किया नहीं इसलिए कह रहे हैं। वो देखेंगे कितना काम होगा। वैसे समिट जो लखनऊ में होने वाला है फरवरी के महीने में, उसी के संदर्भ में, उसी परिकल्पना में सभी जनपदों से अपेक्षा की गई थी कि अपने जनपद के सभी उद्यमियों को बुलाकर उनसे एक शिखर सम्मेलन के रूप में वार्ता की जाए। तो जनपद इटावा में आज 18 तारीख को ये शिखर सम्मेलन रखा गया है। सभी सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्यमी हैं, भावी उद्यमी हैं, उन सभी लोगों से रूबरू होने के लिए, उनसे ये संवाद स्थापित करने के लिए कि आगामी वर्षों में जनपद के विकास के लिए, प्रदेश की 1 ट्रिलियन की जो परिकल्पना है उसको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सहयोग करें, वो इन्वेस्टमेंट्स करें और उनको हमारी जो नई पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, उसके सभी बिंदुओं से अवगत कराने के लिए और उनकी हैंड होल्डिंग के लिए ये शिखर सम्मेलन किया गया था। और हमें बहुत हर्ष है कि अभी तक लगभग 1000 करोड़ से ऊपर के मेमोरेंडम्स यहाँ साइन हो चुके हैं हम लोगों के पास और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस संख्या को 2000 करोड़ के आसपास पहुँचाया जाए। ये 1 ट्रिलियन की जो परिकल्पना है उसको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सहयोग करें, वो इन्वेस्टमेंट्स करें और उनको हमारी जो नई पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, उसके सभी बिंदुओं से अवगत कराने के लिए। सपा की ओर से अपने सोशल मीडिया पैनलिस्ट की एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 58 लोगों के नाम शामिल है, लेकिन इसमें न तो शिवपाल यादव का नाम शामिल है और न ही उनके किसी कार्यकर्ता का नाम शामिल है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सोमवार की देर शाम जब अखिलेश यादव अचानक से लखनऊ में चाचा शिवपाल के घर पहुंचे तो चर्चाएं तेज हो गई। कहा कि 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस मीटिंग में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से संगठन को लेकर राय मशवरा किया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या अब मोस्ट वेटेड संगठन के फेरबदल में चाचा शिवपाल की चलेगी? क्या उनके करीबियों को बड़े मौके मिलेंगे, वो सम्मान मिलेगा? और 24 घंटे बीतते बीतते इन सवालों का जवाब भी मिलना शुरू हो गया। ये लिस्ट जिसमें सबसे अहम है, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं जिसमें सपा के 58 नेताओं के नाम हैं, ये लिस्ट है सपा के मीडिया पैनलिस्ट की, जिसमें कुछ 58 लोगों को मौका दिया गया है। लेकिन जब इन लिस्ट के नामों पर आप गौर करेंगे तो इसमें एक भी चाचा शिवपाल यादव का करीबी नजर नहीं आएगा। लिस्ट में ज्यादातर उन्हीं नेताओं को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है जो पहले समाजवादी पार्टी का पक्ष मीडिया पे रखते रहे हैं। इसके अलावा कई नए चेहरों को भी इस बार मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया है, लेकिन इस भारी भरकम मीडिया पैनलिस्ट में चाचा शिवपाल यादव की छाप कहीं भी नजर नहीं आई। इसमें प्रसपा के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया। शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी रहे और सपा के प्रवक्ता रहे दीपक मिश्रा और अरविंद सिंह के नाम की चर्चा थी, लेकिन इनको भी इसमें जगह नहीं मिली, जिसके बाद एक बार फिर से मीडिया में चर्चा होने लगी है कि क्या शिवपाल बस फेस बनकर रह जाएंगे? क्या अखिलेश की चाचा से मुलाकात और ये संदेश की चाचा की रायशुमारी से अखिलेश संगठन का पुनर्गठन कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ संदेश वही है कि अखिलेश की पार्टी से चाचा और उनके करीबियों को सिर्फ मायूसी हाथ लगेगी?
हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी ये महज एक शुरुआत है और चाचा शिवपाल के करीबियों को भी जिम्मेदारी जरूर सौंपी जा सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चाचा और बेटे आदित्य को जिम्मेदारी मिलने के बाद ही इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सपा संगठन में बड़े फेरबदल की जल्द ही बात कही जा रही है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान शुभ समय पर कार्य करने की बात कही थी। तो माना गया है कि संक्रांति के बाद इस पर काम होगा और वैसा हुआ भी। शुरुआत हो चुकी है। अब सभी की नजर इस पर ज्यादा है कि आखिर शिवपाल सिंह यादव की भूमिका क्या रहने वाली है और आदित्यनाथ को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।